नमस्कार। इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक 2025 को करदाताओं के लिए अभूतपूर्व कर राहत देने वाला बताया। कहा, नए आयकर विधेयक पर संसद के अगले मॉनसून सत्र में होगी चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्यसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक किया पेश। जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर कथित रूप से नकदी मिलने के मुद्दे पर राज्यसभा सभापति ने आज शाम बुलाई सर्वदलीय बैठक। जस्टिस वर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल कमेटी ने की जांच शुरू। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विकसित दिल्ली के आह्वान के साथ पेश किया 1 लाख करोड़ रुपए का बजट। महिलाओं के लिए 2,500 रुपए हर महीने के साथ साथ जनता के लिए 10 लाख के बीमा की घोषणा। यमुना की सफाई के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित। ईद को लेकर भाजपा का सौगाते मोदी अभियान चलाने का ऐलान। 32 लाख गरीब मुस्लिमों को ईद के मौके पर मिलेगी सौगाते मोदी की किट। और छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा बीजापुर नारायणपुर सीमा पर सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 25 लाख इनामी नक्सली सुधीर समेत 3 नक्सली ढेर। इलाके को सुरक्षा बलों ने घेरा। राज्यसभा के सभापति ने आज शाम 4:30 बजे सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई है। सभापति ने दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश के मुद्दे पर यह बैठक बुलाई है। सभापति ने दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश से जुड़े विवाद के मसले पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जांच की प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट बनाकर एक बेहतर एग्जाम्पल पेश किया है। For the first time, in unprecedented manner, the Chief Justice of India took the initiative to put everything in public domain. But then a suggestion emanated from leader of the opposition and agreed by leader of the House that the issue needs to be deliberated at my instance with the floor leaders. I have scheduled a meeting after seeking convenience at 4:30 p.m. today with the floor leaders as suggested by leader of the opposition. लोकसभा से वित्त विधेयक पारित हो गया है। लोकसभा ने ध्वनि मत से वित्त विधेयक को पारित कर दिया। इससे पहले लोकसभा में वित्त मंत्री ने वित्त विधेयक 2025 पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि नौकरी पेशा वालों के लिए आयकर सीमा की छूट तकनीकी रूप से 12 लाख प्रति वर्ष से ज्यादा होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि कॉरपोरेट टैक्स में कटौती से निवेश में बढ़ोतरी हुई है। We have done a lot of major steps through this finance bill. It's actually a bill which aims to provide tax certainty. It rationalizes a lot of provisions which are towards ease of doing business and also provides unprecedented tax relief in honor of the taxpayers of this country. This budget has, under the new tax regime, come with a proposal that there will be now zero income tax payable for income up to 12 lakh rupees. So that is an average of 1 lakh rupee per month salary, which is going to be tax-free, completely tax-free. So for the salaried taxpayers, this limit technically will be even higher. At 12.75 lakhs,
which is inclusive of the 75,000 rupees standard deduction, and the marginal relief that is going to be applied for the taxpayers reduces the tax burden on the marginal rise in the income beyond the limit. गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राज्यसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। यह विधेयक लोकसभा में पहले ही पास हो चुका है। विधेयक का मकसद आपदा की स्थिति में होने वाली जनहानि को शून्य करना है। विधेयक में केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन से जुड़ी भूमिका और कार्य में एक रूपता लाने का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी के सत्ता संभालने के बाद से आपदा प्रबंधन की क्षमता लगातार बढ़ी है और इससे होने वाले नुकसान में भी काफी कमी आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यसभा में बताया कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर विस्तार हो रहा है। इसकी वजह से देश में मृत्यु दर में बहुत बड़ी कमी आई है। उन्होंने कहा कि देश में जिन इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं कमजोर हैं, वहां पर एम्स की सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाया जा रहा है। The MMR of India is more than double than the global decline. The IMR is also more than double than the decline of the global decline. So decline is much more. The mortality. So lot good things are being done by Ministry of Health and Family Welfare. संसद में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के हंगामा करने पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि मैं प्रश्नकाल में पार्टी के सभी सदस्यों को पर्याप्त समय देता हूं, लेकिन क्वेश्चन आवर के दौरान अपने राज्यों के पॉलिटिकल एजेंडे पर बात करना और सदन में व्यवधान पैदा करना सदन की गरिमा के लिए उचित नहीं है। सदन प्रश्नकाल हो चाहे डिबेट हो, सहमति असहमति का है। आप अपना विरोध व्यक्त कर सकते हो, असहमति व्यक्त कर सकते हो, लेकिन जिस तरीके से प्रश्नकाल के अंदर आप अपने राज्यों के एजेंडे को लागू करना चाहते हो और एजेंडों पर आरोप लगाना चाहते हो, ये उचित नहीं है। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, आप अपने अपने सीट पर जाकर बैठिए। भाजपा के सांसद दिनेश शर्मा ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में कानून व्यवस्था दुरुस्त है और आम जनता खुश है। समाजवादी पार्टी को कानून व्यवस्था के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। कानून को तोड़ने वाले अगर कानून के व्यवस्था के लिए प्रदर्शन करें तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। कम से कम प्रदर्शन करने के बाद तो उनको कानून व्यवस्था के प्रति अपनी जिम्मेदारी का बोध होगा। बीजेपी की सरकार में कानून व्यवस्था चुस्त है, दुरुस्त है, आम आदमी प्रसन्न है। आज महिलाएं रात को 9 बजे के बाद भी भ्रमण करने के लिए स्वतंत्र हैं और अपराधी जरा से भी घटना करता है तो अब वो बताए जेल में जाता है या जेल के बाद अलावा ऐसी जगह जाता है जहां से लौटना मुश्किल होता है। तो एक कानून व्यवस्था की चिंता कम से कम समाजवादी पार्टी को तो छोड़ देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बहराइच में सालार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाले वार्षिक मेले के विवाद मामले पर भाजपा के सांसद दिनेश शर्मा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार का जो फैसला होगा वो लोगों के हित में होगा। सरकार हर माहौल को देखकर अपने निर्णय करती है और हर देश के लोग, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो चाहते हैं कि इस देश के लोगों को प्रमुखता मिलना चाहिए। अब्दुल कलाम साहब हैं, ब्रिगेडियर उस्मान हैं, हमारे जो यहाँ के रसखान हैं, रहीम हैं, दारा शिको हैं, ऐसे लोगों की प्रमुखता को कोई भी इनकार नहीं करता।
आक्रांताओं के प्रति हर देश में रोष होता है और वो स्वाभाविक रोष भारतवर्ष में भी रहता है। दिल्ली वासियों को बजट के रूप में एक बड़ा तोहफा मिला है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करते हुए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। दिल्ली के बजट में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और प्रदूषण नियंत्रण जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। झुग्गियों के लिए 696 करोड़, महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए का आवंटन, दिल्ली वालों के लिए 10 लाख के स्वास्थ्य बीमा का ऐलान किया गया है। ये 27 वर्षों में दिल्ली में बीजेपी की सरकार द्वारा प्रस्तुत पहला बजट है। इस बार का दिल्ली सरकार का बजट ऐतिहासिक है। 1 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है। न केवल दिल्ली के इतिहास में बल्कि देश में इतनी तरक्की करने वाला, जो कि 31.5% अधिक है, पिछले साल की तुलना में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बजट है। बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगभग दोगुनी बढ़ोतरी की गई है। पिछली बार 15,000 करोड़ की तुलना में इस बार 28,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए के ऐतिहासिक बजट में किए जाने वाले कैपिटल एक्सपेंडिचर, अध्यक्ष महोदय, उनको दुगनी बढ़ोतरी दी गई है। दुगनी, डबल कर दिए गए हैं, जो कि पिछले बजट के इतिहास में पिछली बार 15,000 लगभग करोड़ की तुलना में इस बार 28,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया गया है। विकसित दिल्ली के बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर की इस राशि का आवंटन सड़कों, नालियां, सीवर, शिक्षा, स्वास्थ्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रमाण है। और आयुष्मान योजना के लिए बजट में 2,144,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। आज इस सदन में मैं बड़े हर्ष के साथ ये बताना चाहती हूं कि सरकार ने जिस दिन अपना कार्यभार लिया, शपथ के तुरंत बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग करके आयुष्मान भारत को दिल्ली में लागू करने का निर्णय लिया गया और ये योजना बहुत जल्द अब दिल्ली में लागू हो जाएगी, जिसके माध्यम से दिल्ली के लोगों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जैसी योजनाओं के रूप में बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो पाएंगी। केंद्र सरकार आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराती ही है। अब दिल्ली सरकार भी इसमें अपनी ओर से 5 लाख रुपए जोड़ेगी, यानी कि कुल 10 लाख रुपए का बीमा इलाज फ्री में आपका हो पाएगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में केंद्र के द्वारा दिए जा रहे 5 लाख रुपए के इंश्योरेंस के साथ साथ दिल्ली सरकार उसमें टॉप अप करके और 5 लाख रुपए का अतिरिक्त इंश्योरेंस दिल्ली के लोगों को देगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को सिस्टम में लाने की कोशिश की। दिल्ली की सीएम ने कहा कि योजनाओं का लाभ केवल उसे मिला जो दिल्ली का नागरिक है। उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं के लाभार्थियों का सत्यापन होगा। वोट बैंक की राजनीति करने वाली सरकार पहले काम करती थी। रोहिंग्या, बांग्लादेशियों को लाने के लिए वो सारी कोशिशें रहती थी, उनको कैसे सिस्टम में घुसाया जाए, उनको कैसे वोट बैंक उनका क्रिएट हो जाए। हम पूरी दिल्ली में सत्यापन अभियान चलाएंगे कि योजनाओं का लाभ केवल उसे मिले जो दिल्ली का निवासी है, जो उसका अधिकारी है। हर एक व्यक्ति को, हर गहरे व्यक्ति को दिल्ली का राजस्व का पैसा खर्च करने के लिए दिल्ली सरकार पैसा नहीं लगाएगी। नहीं, सत्यापन हर चीज सर्टिफाई होगी, चाहे वो पेंशन है, चाहे वो राशन है,
चाहे ईडब्ल्यूएस की कोई भी कैटेगरी है, हर योजना का सत्यापन करेंगे। और यहां रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। ईद के मौके पर बीजेपी ने मुसलमानों को एक बड़ा तोहफा दिया है। बीजेपी ने आज से सौगाते मोदी कार्यक्रम की शुरुआत की है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने देश भर में कार्यक्रम आयोजित करने का ऐलान किया है। दिल्ली में इस कार्यक्रम की शुरुआत बीजेपी के महामंत्री दुष्यंत गौतम के नेतृत्व में हुई। करीब 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईद के मौके पर सौगाते मोदी दी जाएगी ताकि गरीब मुसलमान भी खुशी के साथ ईद मना सकें, उन्हें ईद मनाने में कोई दिक्कत ना हो और वो भी त्योहार का जश्न मना सकें। बीजेपी के 32,000 पदाधिकारी 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगाते मोदी देंगे। देश के सभी जिलों तक इस कार्यक्रम को ले जाने की योजना है। बीजेपी नेता दिनेश शर्मा ने सौगाते मोदी की शुरुआत की सराहना की। मोदी जी की बहुत बड़ी सौगातें पहले सबको मिली है, जिनमें मुस्लिम वर्ग भी शामिल है। उन्होंने उनको जो है मुफ्त के राशन की सौगात दी है, उन्होंने मकान की सौगात दी है, उन्होंने आयुष्मान कार्ड का सबसे ज्यादा लाभ की सौगात दी है, किसान सम्मान निधि की सौगात दी है, बच्चों की शिक्षा की सौगात दी है, मदरसों के मॉडर्नाइजेशन की सौगात दी है। तो सौगातों का अंबार तो मोदी जी पहले लगा चुके हैं। और जहां तक ईद और होली का प्रश्न होता है, तो पहले ही प्रधानमंत्री का जो मंतव्य है ना, सबका साथ सबका विकास, सबके लिए प्रयास और सबका विश्वास, और सबका विश्वास था। इसीलिए कुंदरकी में 1 लाख से ऊपर, जहां 80% मुस्लिम हो, वहां बीजेपी का विधानसभा का प्रत्याशी उपचुनाव में 1 लाख से ऊपर जीतता है। और ईद के मौके पर 32 लाख मुसलमानों को सौगाते मोदी किट देने पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव वरिष्ठ शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने इसका स्वागत किया है। कि प्रधानमंत्री मुल्क के सबसे बड़े इंसान 32 लाख मुसलमानों को सौगात दे रहे हैं, और मेरे ख्याल से ये जो सौगात मोदी किट है, ये पूरी तरीके से एक मोहब्बत की दीवार हिंदू और मुसलमानों में उठाने की बात हो रही है। मैं मोदी जी को बाकायदा इस काम के लिए ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड के हवाले से बधाई देता हूँ। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एच खान ने भी इस पहल की सराहना की है। नेशनल अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा एक अभियान प्रारंभ किया गया है, जिसमें 32,000 से ज़्यादा अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी देश में उन परिवारों को लिस्ट बना करके, जो गरीब परिवार है, उनको सौगाते मोदी अभियान के तहत करीब 32 लाख परिवारों को किट वितरण किए जाएंगे। गंगा जमुनी तहजीब के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार इस देश के प्रत्येक नागरिक को एकजुट, उसको विकास और उसके प्रोग्रेस को हमेशा हो, इसकी चिंता करते हैं। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर जिले की सीमा पर पुलिस और नक्सलवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद के साथ 3 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। प्रारंभिक तौर पर एक माओवादी की पहचान डीएस जोनल कमेटी मेंबर और 25 लाख इनामी नक्सली सुधीर उर्फ सुधाकर जिला तेलंगाना के रूप में हुई है। अन्य 2 माओवादियों की पहचान की कार्रवाई की जा रही है। केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए लगातार कड़े कदम उठा रही है। इसी कड़ी में आज राज्य के दंतेवाड़ा और बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 नक्सलवादियों को ढेर कर दिया गया। इस पर राज्य के सीएम विष्णुदेव साय ने सुरक्षा बलों की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि राज्य में नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और जल्दी ही गृहमंत्री अमित शाह के नक्सल मुक्त राज्य के अभियान को पूरा कर लिया जाएगा।
हमारे प्रदेश में नक्सलवाद के साथ सरकार और हमारे सुरक्षा बल के जवान लड़ रहे हैं और सफलता भी मिल रही है। आज फिर झीरम घाटी क्षेत्र में मुझे जानकारी मिली है कि मुठभेड़ वहां जारी है और सफलता मिल रही है। तो मैं सुरक्षा बल के जवानों को फिर से नमन करता हूं, उनके साहस को नमन करता हूं और जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का जो संकल्प है 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त करना, हमको पूरा विश्वास है कि उनका संकल्प पूरा होगा। भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन बना ली है। पहले स्वदेशी एमआरआई मशीन को अक्टूबर तक एम्स नई दिल्ली में लगाया जाएगा, जहां इसका ट्रायल रन होगा। इसको लेकर एम्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करने वाली सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड रिसर्च यानी समीर के बीच एक करार हुआ है। एम्स में इसका ट्रायल होगा और एम्स से मिले फीडबैक के आधार पर इसमें जरूरी बदलाव किए जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पूरी तरह से स्वदेशी एमआरआई मशीन के आने से इलाज में होने वाले खर्च में कमी आएगी। भारत का चिकित्सा उपकरण उद्योग बहुत हद तक इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है और 80 से 85% उपकरण दूसरे देशों से इंपोर्ट होते हैं। स्वदेशी एमआरआई मशीन के आने से आयात पर निर्भरता कम होगी। लीनियर एक्सेलरेटर बनाया विच इज़ मेंट फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, वो तो डिप्लॉय किया हुआ है, बट उसको एडवांस स्टेज में लेके जाने के लिए एक लिनैक इधर लीनियर एक्सेलरेटर फॉर कैंसर ट्रीटमेंट एक एम्स में इंस्टॉल करने वाला है। एम्स में दिसंबर उसके आसपास में इंस्टॉल करेंगे। ये लोग क्लिनिकली टेस्ट करके हमको फीडबैक देंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे। सेकेंड फेज में पूरा सिस्टम मैग्नेट हमारा सिस्टम साथ मिला के फेज 2 में पूरा एमआरआई कंप्लीट इंडिजिनियस एमआरआई बना के डिप्लॉय करेंगे। We are getting that first MRI which is coming out to us. Advantage of this is that we having used the best of the equipment in the world, we will give back the feedback to them. How good is this equipment, and then give the feedback so that the companies and the people, the institutions, the Samir makes all those necessary changes so that they can come to the best of the equipment of the world. देश में मोटापे के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए एम्स के निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास ने कहा है कि मोटापे से दिल और कैंसर की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि हमें बैलेंस डाइट लेने की ज़रूरत है। एम्स के डायरेक्टर ने कहा कि कम फैट खाएं, दिन में 2 से 4 चम्मच तेल का सेवन करें। तेल के सेवन को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका नट्स, अलसी के बीज का सेवन करना है। ओबेसिटी का प्रॉब्लम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ओबेसिटी से जो एब्डोमिनल फैट होता है उससे काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं। ओबेसिटी से हमारा हार्ट का डिसीज़ भी आ जाता है, हार्ट अटैक, माइकोर्डियल इन्फेक्शन, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ होते हैं, कैंसर भी हो सकता है। तो इसीलिए ये बताना बहुत ज़रूरी है कि लोग खाएं, जितना कैलोरीज चाहिए उसके हिसाब से कैलोरीज ले लें, और फैट्स का भी रिस्ट्रिक्शन करें, ऑयल का रिस्ट्रिक्शन करें। ऑयल तो यही होता है, अच्छा ऑयल, सबसे अच्छा ऑयल जो इम्पोर्टेड वाला ऐसा वाला नहीं होता है। जो भी लोकली प्रोड्यूस्ड ऑयल है, कोल्ड प्रेस ऑयल है, वो अच्छा ऑयल होता है। और उसी के साथ में उसका रिस्ट्रिक्टेड कंजम्पशन भी होना चाहिए ऑयल का। 2 से 4 छोटा चम्मच, टीस्पून जो बोलते हैं, 20 ml मान लीजिए। पूरा दिन में 20 ml से ज़्यादा ऑयल खाना नहीं चाहिए, उसका ज़रूरत नहीं है। और अच्छे ऑयल के साथ हमारा ओमेगा 3 का कंपोनेंट भी लेना है। ओमेगा 3 कंपोनेंट हमारे को सीड्स और नट से आता है। बोला जाता है कि एक दिन में एक पूरा फिस्टफुल ऑफ, एक मुट्ठी का पूरा ऑयल्स ओमेगा 3 के लिए ले लीजिए, जो नट्स एंड सीड से आता है। तो इसके साथ ही इस विशेष समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।